आप सबका न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी को, जिसमें हम लोग मानव स्वास्थ्य एवं रोग को पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। उसी का पार्ट सेकेंड हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आप लोग वहां से जाकर क्या होता है मानव स्वास्थ्य या क्या होता है स्वास्थ्य, क्या होता है रोग, उसमें से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो रोग थे उसको हम लोग कवर किए थे, जिसमें हेपेटाइटिस ए, उसके बाद हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इन सभी को उसमें कवर किया जा चुका है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं उसके आगे के पार्ट, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बचे हुए हैं सभी को एक एक करके कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना अपना अनसॉल्व पेपर उठाकर इस चैप्टर से बने जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं या जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको एक बार ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब समय आ गया कि जब तक आप अनसॉल्व पेपर को नहीं करेंगे तब तक आप अपने पेपर में मार्क्स अधिक नहीं अचीव कर पाएंगे। तो आप लोगों को अधिक से अधिक नंबर लाना है तो आप लोग एक चैप्टर के वीडियो के देखने के बाद आप लोग उस चैप्टर से बने जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं बोर्ड में अनसॉल्व के करने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं बिना समय खराब किए हुए आपका। तो देखते हैं तीसरे में साधारण जुकाम। साधारण जुकाम को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं, जिसमें कहा जाता है या साधारण जुकाम क्या होता है। ये कहा जाता है कि साधारण जुकाम अनेक प्रकार के विषाणु द्वारा, कहा जाता है कि जो जुकाम होता है किसके द्वारा होता है, विषाणु द्वारा ये विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। यह अधिकांश किसके कारण, राइनो विषाणु द्वारा, किसके द्वारा, राइनो विषाणु के द्वारा, राइनो वायरस क्या होता है, राइनो वायरस के कारण या राइनो विषाणु के कारण, या कभी कभी यह कोरोना विषाणु द्वारा भी होता है। कहा जाता है कि ये किसके कारण, राइनो विषाणु या राइनो वायरस के कारण, या अभी हम लोग इस अकाल या इस संक्रामक रोग से हमारा पूरा विश्व ही उसे त्रास हो गया था। उसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, उसका नाम है कोरोना। कौन सा था, कोरोना है। कोरोना के बारे में से हर कोई वाकिफ होगा। तो हम लोग देखते हैं कोरोना जो वायरस होता है या कोरोना जो विषाणु है, कोरोना विषाणु से भी कभी कभी क्या होता है, जुकाम के लक्षण दिखाई देते हैं। तो सिंपल सा इसमें देखना है कि साधारण जुकाम अनेक प्रकार के विषाणु द्वारा होते हैं या कहा जाता है वायरस के द्वारा होते हैं, जिसमें अधिकांश में देखा जाता है तो राइनो विषाणु या राइनो वायरस के कारण, या कभी कभी कोरोना विषाणु या कोरोना वायरस के द्वारा होता है। आगे हम लोग देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो अपने लिए मित्रों को ज़रूर सेंड करिए, क्योंकि वो भी मित्र, आपका भी मित्र कहीं न कहीं वो भी भटकता और होगा कि कहाँ से हम तैयारी करें, उसको भी एग्ज़ाम का प्रेशर भी बढ़ता होगा। तो आप लोग अपने जैसे हर एक मुश्किल से मुश्किल वक्त में अपने मित्र का साथ देते हैं, तो पढ़ाई में भी अपने मित्र का साथ दीजिए। तो आगे हम लोग चलते हैं। संक्रमण, इन्फेक्शन क्या होता है, तो कहा जाता है कि इस रोग का संक्रमण तथा संचार छींकने से, किसके द्वारा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छींकने से, खांसने से खांसने से, उसके बिंदु कणों के द्वारा, क्या होता है, उसके बिंदु कणों के द्वारा या बिंदु कणों के द्वारा ये क्या कहता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कहा जाता है कि इसके अतिरिक्त, कहा जाता है कि इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति के द्वारा, कहा जाता है इसके संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग की गई वस्तु से, जैसे कहा जाता है जैसे कहा जाता है कि
उसके वस्त्र से, उसके वस्त्र के साथ साथ दरवाजे के हैंडल से, कंघा से, और कहा जाता है वस्त्र कंघा, कहा जाता है कि ऐसे वस्तु जिसके द्वारा व्यक्ति का संक्रमण है। जुकाम से का तात्पर्य यहाँ पर है कि उसके नाक से स्पर्श करने वाले जो भी भाग या जो भी वस्तु रहेगी, या हाथ क्या जाता है नाक में हो गया, नाक क्या जाता है हमारे कपड़ों में लग जाता है, या किसी वस्तु में लग जाए, वो वस्तु कोई दूसरा व्यक्ति भी छू लेता है तो उसके द्वारा भी क्या कहता है उसकी वायरस वहाँ तक स्थानांतरित हो सकते हैं। तो कहा जाता है कि संक्रमित व्यक्ति के वस्त्र के उपयोग करने से भी साधारणतः जुकाम के लक्षण दिखाई देते हैं। इसका संक्रमण लगभग में 3 से 7 दिन तक होता है। कहा जाता है कि जुकाम का संक्रमण लगभग में 3 से 7 दिन तक का होता है। इसके लक्षण की बात करते हैं हम लोग। देखिए इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण कौन कौन से हैं। इसके लक्षण में इस रोग के प्रमुख लक्षण में श्वास मार्ग के, श्वास मार्ग क्या होते हैं, जैसे ये देखिए क्या जाता है, ये मुख गुहा हो गया। मुख गुहा के बाद जैसे ही आता है यहाँ पे क्या हो जाता है नासा मार्ग, जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी में कहा जाता है कि मुख गुहा तथा श्वास नली दोनों आपस में मिली होती है। तो कहा जाता है कि इस रोग के प्रमुख लक्षण में श्वसन मार्ग की श्लेष्मिक कला कहा जाता है, या इसके म्यूकस मेम्ब्रेन, इसकी जो श्वसन मार्ग होती है, श्वसन मार्ग में कहा जाता है इसकी सबसे बाहरी परत या कहा जाता है कि इसकी उपकला कोशिका या श्लेष्म कला कोशिका, या जिसे कहा जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहा जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन के म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन, या तो कहा जाता है कि नासा छिद्रों में कड़ापन, या जो कहा जाता है कि जो नासा छिद्र होता है उसमें कड़ापन या छींक, गले में खराश, श्वास लेने में तकलीफ तथा नाक का बहना इत्यादि क्या होते हैं, ये सभी के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। तो कहा जा रहा है इसमें एक एक करके कवर किया जा रहा है। छींकने से, खांसने से, गले में दर्द होना, नाक का बंद होना, सांस लेने में छींकन होना, ये सभी के सभी क्या कहते हैं लक्षण जुकाम के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसकी रोकथाम तथा उपचार की बात किया जा रहा है। देखिए इसके रोकथाम तथा उपचार की बात किया जा रहा है तो सबसे पहले करना चाहिए कि व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना साफ सफाई करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, स्वच्छ उसका वातावरण उसके आसपास का होना चाहिए। दूसरा कहा जा रहा है कि नियमित समय पर हाथ धोते रहना चाहिए। कहा जाता है कि हर वक्त पर उसको क्या करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। हाथ धोने से क्योंकि अधिक से अधिक हमारे शरीर में कार्य करने वाला, बाह्य रूप से कार्य करने वाला अंग देखा जाता है तो हाथ ही होता है। तो हाथ कहीं न कहीं क्या होता है एक दूसरी वस्तु को स्पर्श करते रहता है। तो स्पर्श करने के बाद वो और वही हाथ क्या जाता है हमारे मुख तक जाता है। तो जिसके कारण इसीलिए कहा जाता है कि हर वक्त हमेशा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने हाथ को धोते रहना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एस्पिरिन और एंटीहिस्टामाइन औषधि का उपयोग करना चाहिए। तथा कहा जाता है कि इसमें नेसली स्प्रे का उपयोग करना चाहिए। कहा जाता है इसमें नेसल स्प्रे का उपयोग करना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि इनहेलर जो आता है हम लोगों को के क्या जाता है उसको नाक में लाकर सूंघने के लिए विक्स समझ लीजिए कैसा, वो क्या जाता है इन सभी का उपयोग क्या जाता है उसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि सामान्यतः जुकाम का लगभग 1 सप्ताह में स्वतः ठीक हो जाता है। कहा जाता है कि जुकाम की मात्रा अधिक बढ़ने से क्या होता है ब्लड की जब टेस्टिंग की जाती है तो उसमें इस्नोफिलिया का लक्षण सामने दिखाई देता है। जिसके कहा जाता है इस्नोफिलिया का बढ़ जाने से तात्पर्य होता है कि वहाँ पे जुकाम की मात्रा क्या होता है हमारे शरीर में बनी हुई है। अब ठीक है, अब हम लोग आगे इसके वीडियो को देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि डेंगू क्या हो रहा है, डेंगू। देखिए डेंगू बुखार क्या है, इसके ऊपर हम लोग अच्छे से कवर करते हैं, या इसी को कहा जाता है डेंगू फीवर। क्या होता है, देखिए कहा जा रहा है कि डेंगू बुखार डेंगू विषाणु के कारण होता है। कहा जाता है कि डेंगू वो जो बुखार होता है या डेंगू विषाणु या डेंगू वायरस के कारण होता है, या इसी को DE
एन भी डेंगू के कारण भी दिखा होता है। अब कहा जाता है कि इसके संक्रमण की बात किया जाता है तो डेंगू के संक्रमण में देखा जाता है कि यह रोग मच्छर की एक प्रजाति एडिज एजिप्टा द्वारा होता है। या तो इसी को कहा जाता है कि यह रोग मच्छर की एक प्रजाति एडिज एजिप्टाई द्वारा फैलता है। क्या होता है? एडिज एजिप्टाई या एडिज एडिज एजिप्टाई एजिप्टाई एडिज एजिप्टाई के द्वारा क्या होता है? डेंगू रोग फैलता है। क्या हो जाता है? एक एक कर कवर करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जो डेंगू होता है यह एक सामान्य बुखार होता है जो डेंगू वायरस या तो कहा जाता है डेंगू वायरस विषाणु के कारण फैलता है। इसके संक्रमण की बात किया जा रहा है तो यह रोग मच्छर की एक प्रजाति एडिज एजिप्टाई नामक मच्छर के द्वारा फैलता है। अब इसके बाद कहा जाता है इसके लक्षण की बात किया जा रहा है कि तेज बुखार होना। देखिए कहा जाता है कि डेंगू बुखार या डेंगू हीमोरेजिक बुखार कहा जाता है कि डेंगू बुखार या इसी का नाम क्या है? डेंगू हीमोरेजिक हीमोरेजिक बुखार डेंगू हीमोरेजिक बुखार या इसी को DHF क्या हो जाता है? DHF डेंगू हीमोरेजिक फीवर एक खतरनाक रोग है। इस रोग के लक्षण में उच्च मतलब अधिक बुखार आना, गंभीर अग्र सिर दर्द होना, मतलब कहा जाता है कि गंभीर रूप से आगे का सर क्या होता है? दर्द करता है। नेत्र के पीछे दर्द होता है। पेशियों और संधियों का कहा जाता है कि जिसको पेशियों और संधि के कारण इसमें क्या जाता है? इसी के कारण इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है क्योंकि बदन में क्या जाता है या पूरे शरीर में अधिक से अधिक क्या जाती है? ऐंठन जैसे दर्द होना शुरू हो जाता है। भूख न लगना, सीने और अग्रपाद कहा जाता है सीने और आगे के पैरों के आगे या कनफड़े या जो होते हैं के समान क्या जाता है? चकते पड़ना हो जाता है। जी मचलाना, उल्टी होना, रक्तस्राव होना, ये सभी क्या हो जाते हैं? डेंगू के लक्षण होते हैं। हम लोग अब एक एक कर नोट्स वाइज कंप्लीट करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि तेज बुखार होना, गंभीर सिर दर्द होना, नेत्र के पीछे दर्द होना, भूख न लगना, जी मचलाना, पेशियों में दर्द होना, इन सभी के सभी लक्षण क्या होते हैं? डेंगू के होते हैं। अब कहा जाता है डेंगू की परिरक्षण की बात किया जा रहा है तो कहा जाता है परिरक्षण या तो कहा जाता है टेस्ट ऑफ डेंगू। कहा जाता है टेस्ट ऑफ डेंगू। डेंगू के टेस्ट के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले डेंगू के टेस्ट के लिए एलिसा क्या होता है? एलिसा टेस्ट कराया जाता है। अब देखिए एलिसा या तो कहा जाए देखिए एलिसा देखिए एलिसा एलिसा हो गया। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए यहाँ से अच्छे से कवर करते हैं। देखिए एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? डेंगू बुखार के लिए किया जाता है। इसके फुल फॉर्म एंजाइम लिंकेज इम्यूनो सॉर्बेंट एसे क्या होता है? एंजाइम लिंक इम क्या होता है? इम्यूनो क्या इम्यूनो होता है? IM देखिए इम्यूनो में क्या होता है? इम्यूनो इम्यूनो सर्बेंट सर्बेंट एसे के द्वारा क्या होता है? क्या जाता है? एसे को एलिसा टेस्ट कहा जाता है। एलिसा टेस्ट के द्वारा डेंगू का टेस्ट किया जाता है या डेंगू के बुखार की पहचान किया जाता है। आगे देखा जाता है कि एहेस कहा जाता है। एहेस क्या होता है? इसी को एहेस को ही क्या कहा जाता है? देखिए हीमोग्लो हीमोग्लूटिनेशन या
इनहिबिटेशन ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। अब कहा जाता है कि इसके इन सभी का क्या जाता है, टेस्ट के द्वारा डेंगू की पहचान की जाती है। अब इसकी रोकथाम की बात किया जाता है, तो रोकथाम में हम लोग चलते हैं। डेंगू की रोकथाम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय मच्छर की प्रजनन की जगहों को समाप्त करना है। सिंपल सा कहा जा सकता है कि जहां पर मच्छर प्रजनन की क्रिया करते हैं उस जगह को क्या करना चाहिए, उस जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिसके कारण वहां पर मच्छर अधिक मात्रा में पनप नहीं पाएंगे या मच्छर अपनी प्रजाति को नहीं बढ़ा पाएंगे, जिसके कारण आसानी से हम लोगों को क्या डेंगू जैसे भयंकर बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। तो कहना सिंपल सा है कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है, जिसके कारण वहाँ पे गंदे पानी इकट्ठा ना हो, या कहा जाता है कि अपने वातावरण को साफ रखेंगे तो मच्छर वहाँ पर प्रजनन की क्रियाएं नहीं कर पाएंगे। अब कहा जा रहा है कि अंधेरी तथा नमी वाले स्थानों पर कीटनाशकों या जिसमें DDT का छिड़काव करना चाहिए। अंधेरी जगहों पर तथा दलदली क्षेत्रों में या नमी वाले स्थानों पर टीकाकरण में DDT का क्या छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसके अतिरिक्त दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए, जिससे मच्छर घर में न आ सके। कहा जा रहा है कि दरवाजे और खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए, जिससे मच्छर क्या करे, घर में न प्रवेश कर सके। नेक्स्ट कहा कि डेंगू बुखार की कोई विशेष प्रतिजैविक औषधियाँ नहीं। कहा जा रहा है कि डेंगू बुखार के लिए एक उचित मात्रा में कोई भी एक प्रतिजैविक, या कहा जाता है कि अभी तक उचित मात्रा में कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं, जिसके कारण जिस बुखार के समय पैरासीटामोल दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि इसके उपचार के लिए पैरासीटामोल तो दिया जाता है, लेकिन ये एक उचित बीमारी का इलाज नहीं है, या कहा जाता है कि एक उचित औषधि नहीं है। अब कहा जाता है कि सिंपल से कहा जाता है कि जो डेंगू बुखार है इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हमारे पास है। अब ठीक है, अब देखिए डेंगू बुखार में कहा जाता है कि पैरासीटामोल तो लेना चाहिए, लेकिन एस्प्रिन नाम की जो दवा आती है इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि एस्प्रिन व पैरासीटामोल दोनों का उपयोग पहले लोग करते थे, लेकिन पैरासीटामोल कुछ हद तक किया जा सकता है, लेकिन एस्प्रिन की जो दवा होती है इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं रेबीज या हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट बीमारी की ओर हम लोग चलते हैं, रेबीज व हाइड्रोफोबिया रोग क्या होता है। देखिए रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग क्या होता है, कहा जाता है कि यह रोग रिहेब्डो विषाणु या रिहेब्डो वायरस के द्वारा होता है। कहा जा रहा है कि जो रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है यह रोग रिहेब्डो वायरस या रिहेब्डो विषाणु के द्वारा फैलता है। रेबीज एक गंभीर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है। कहा जाता है कि रेबीज के कारण तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। तो कहा जाता है कि रेबीज जो होता है यह एक गंभीर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधित बीमारी या रोग होता है। इसके संक्रमण की बात किया जा रहा है तो इस रोग का संक्रमण प्रायः कुत्ते तथा बंदर के काटने से होता है। कहा जाता है कि कुत्ते, बंदर, बिल्ली के काटने से रेबीज नामक बीमारी फैलती है। कहा जा रहा है कि इन जानवरों के लार में विषाणु पाया जाता है और लार द्वारा ही दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होता है। कहा जाता है कि इस क्या होता है, कुत्ते, बिल्ली, बंदर क्या था, कुत्ते, बिल्ली, बंदर के जो लार होते हैं, लार में ही क्या होता है, रिहेब्डो विषाणु पाए जाते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या कहता है, ये संक्रमित होता रहता है। तो कहा जाता है कि नेक्स्ट आगे देखिए लक्षण की बात किया जा रहा है कि इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। देखिए सिंपल सा लक्षण की बात किया जा रहा है तो विषाणु के शरीर में प्रवेश करते ही पहले कहा जाता है कि जैसे ही विषाणु शरीर में प्रवेश करता है उसके पहले ही शरीर में
उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब उसमें एक्टिविटी, कहते हैं कि शरीर की एक्टिविटी या कहा जाता है कि शरीर की उत्तेजना क्या जाती है, अधिक सक्रिय हो जाती है और बाद में मस्तिष्क की कोशिकाएं या मेरुरज्जु को नष्ट करती है। कहा जा रहा है कि जैसे इसमें शरीर क्या जो उत्तेजित हो जाती है, उत्तेजित होकर क्या करती है, ये हमारे शरीर की तंत्रिका या मस्तिष्क की कोशिकाओं में मेरुरज्जु को नष्ट करता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरुरज्जु किस मस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का तथा मध्य मस्तिष्क का भाग है। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कारक के शरीर में तीव्र दर्द होना रोगों का विशेष लक्षण है। कहा जाता है कि शरीर में बहुत तेजी से दर्द होना इस रोग का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। कहा जाता है कि शरीर में तीव्र ज्वर तथा गले तथा छाती की मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, जिससे रोगी को घबराहट होने लगती है। ये सभी के सभी लक्षण क्या होते हैं, रेबीज के दिखाई देते हैं। अब कहा जाता है इसके रोकथाम एवं उपचार की बात किया जा रहा है। तो रेबीज हो रोकने हेतु कुत्ते एवं बिल्ली के बच्चों का टीकाकरण करवाना चाहिए। कहा जाता है कि रेबीज रोकने हेतु कुत्ते एवं बिल्ली या बंदर के बच्चों का टीकाकरण करवाना चाहिए। कहा जाता है कि बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उन सबों को रेबीज का टीकाकरण करवाना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संक्रमित कुत्ते के काटने पर टीका लगवाना चाहिए। पहले ये टीका 14 पहले ये टीका क्या होते हैं, टीके 14 होते हैं, परंतु वर्तमान में काफ़ी टेक्नोलॉजी के सुधार के बाद ये 6 खुराक में ही ठीक हो जाते हैं। कहा जाता है कि पहले कुत्ते काटने पर या रेबीज वाले जानवरों को काटने के बाद 14 इंजेक्शन लगते थे, लेकिन वर्तमान में देखा जाता है कि इसमें काफ़ी संशोधन करने के बाद या टेक्नोलॉजी के विकास होने के बाद इसकी 6 खुराक को ही दिया जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कुत्ते के काटने के बाद 14 दिन तक कुत्ते पर नज़र रखनी चाहिए। कहा जा रहा है कि जो कुत्ता होता है, कुत्ते के काटने के बाद 14 दिन तक कुत्ते पर नज़र रखनी चाहिए तथा उसमें कोई परिवर्तन जैसे अधिक भागना, दौड़ना, आवाज़ में परिवर्तन, ये सभी लार का स्राव होना ये दिखाई दे तो उसे मार देना चाहिए। कहा जा रहा है कि कुत्ते काटने के बाद 10 दिन तक, कहा जाता है कि 10 दिन तक मरीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिससे कहा जाता है कि और उसके बाद कुत्ते पर सब क्या कुत्ते पर नज़र रखना चाहिए। अब उसके नज़र रखने के बाद अधिक जैसे उसकी प्रतिक्रियाएं दिखाई देती, जैसे अधिक भागना, दौड़ना, आवाज़ में परिवर्तन होना है। अब कहा है उसके बाद अत्यधिक लार का श्रावण होना, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे मार देना चाहिए। ये सभी के सभी रेबीज से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में हम लोग एक एक कर अध्ययन किए। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या होती है? अब इसको देखा जाता है कि यह विषाणु जनित संक्रमण रोग है। कहा जाता है कि यह एक विषाणु जनित संक्रमण रोग है जिसको H1 और N1 बीमारी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि H1 और N1 क्या होता है, देखिए H1 क्या होता है और N1 क्या होता है। देखिए सिंपल सा इसको देखिए, ऊपर हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए क्या है H1 और N1। अब इसमें देखिए हीमोग्लूटिन टाइप फर्स्ट, कहा जाता है कि हीमोग्लूटिन टाइप फर्स्ट। और कहा जाता है इसी में न्यूरामिनिडेज का न्यूरामिनिडेज टाइप क्या था, न्यूराडिनिमेज टाइप 2। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें N1 और H1 होता है। तो N1 और H1 विषाणु के द्वारा ये फैलता है।
नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसको हम लोग थोड़ा सा नोट्स वाइज देखते हैं। कहा जा रहा है कि यह विषाणु जनित संक्रमण रोग होता है जो H1 और N1 विषाणु द्वारा फैलता है। इसके संक्रमण की बात किया जा रहा है तो स्वाइन फ्लू या श्वसन इन्फ्लुएंजा श्वसन संबंधित रोग होता है। इसका विषाणु सुअरों के श्वास में श्वास तंत्रिका को संक्रमित करता है। कहा जाता है कि जो स्वाइन फ्लू होता है ये सुअरों के श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। इसके परिणाम सुअरों में कफ और बलगम बनने लगते हैं। कहा जाता है कि स्वाइन फ्लू के कारण क्या होता है, सुअरों में क्या होता है, कफ तथा बलगम बनने लगते हैं। कफ और बलगम के कारण कफ और बलगम के समय श्वसन के समय मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते। कहा जाता है कि जैसे ही ये क्या होते हैं कफ और बलगम के रूप में ये संक्रमित हो जाते हैं तो ये क्या होता है मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर मनुष्य को भी क्या कर देता है, इसे प्रभावित कर देता है। जैसे इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। इसके लक्षण की बात किया जा रहा है तो लक्षण में देखिए रोगी को क्या होता है, देखिए इसके लक्षण की बात किया जा रहा है तो रोगी को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है कि क्या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। देखिए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के मनुष्य का क्या होता है तापमान होता है शरीर का। लेकिन जब कहा जाता है इसकी मात्रा कितना लगभग में देखिए 98 है 0.5 तो 99 जगह 1 मतलब क्या 1.5 या एग्जैक्ट देखा जाता है 1.4 जैसे ही डिग्री शरीर का तापमान बढ़ता है तो उसमें कहा जाता है अब रोगी को 100 फ़ारेनहाइट या उससे अधिक बुखार होने लगता है। अब इसके बाद देखा जा रहा है कि बुखार होने लगता है, इससे भी अधिक बुखार होता है, शरीर में कपकपी तथा सिर दर्द होने लगता है, बुखार कम हो जाता है। इस रोग का उद्भव काल लगभग में 2 से 4 दिनों का होता है। कहा कि इस रोग का उद्भव काल जैसे कहा जाता है संक्रमित व्यक्ति के शरीर में जैसे ही इसके स्वाइन फ्लू के लक्षण या स्वाइन फ्लू के जो वायरस होते हैं जैसे इसके शरीर में प्रवेश करता है तो उसके 1 से 4 दिन तक ही इसमें क्या होता है उद्भव मतलब 1 से 4 दिन के बाद ये अपना लक्षण दिखाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अब देखा जा रहा है कि 1 से 4 दिन में प्रवेश करने शुरू हो जाता है। इसके रोकथाम की बात किया जा रहा है तो इसके रोकथाम में देखा जाता है तो टीकाकरण या वैक्सीनेशन इस रोग का के संक्रमण को रोकना या कम करने का सबसे अच्छा तरीका देखा जाता है कि स्वाइन फ्लू से संबंधित क्या कहता है टीकाकरण कराया जाता है। टीकाकरण ही इस रोग का एकमात्र अच्छा तरीका माना जाता है। इस रोग के उपचार के लिए 2 औषधियाँ जिसमें जेनामेविर या रेलेंजा तथा ओसेप्टोमिविर या टेमीफ्लू रोगों की 2 दवा दी जाती है। कहा जाता है कि टेमीफ्लू रोगी को दी जाती है। अब कहा जाता है कि 7 अप्रैल को देखिए कहा जाता है जीवाणु जनित अब देखिए क्या अब इन सभी को ध्यान में रखते हुए 7 अप्रैल को देखिए क्या है इन सभी को ध्यान में रखते हुए 7 अप्रैल APRI होता है ना AP 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या था विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रति वर्ष 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि 15 जून को क्या जाता है 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं ये तो विषाणुओं से था। अब हम लोग पढ़ते हैं जीवाणु जनित रोग। जीवाणु से जो होने वाले मुख्य कौन कौन से रोग होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि मानव में आहार जल वायु तथा मिट्टी में उपस्थित
विविध प्रकार के विषाणुओं के संक्रमण में अनेक रोग होते हैं, जैसे निमोनिया, प्लेग, सुजाक, कुष्ठ रोग, कुकुर खांसी, रोहिणी, उपदंश, हैजा, क्षय रोग तथा धनुस्तंभन, ये सभी के सभी इत्यादि रोग होते हैं। कहा जाता है कि जीवाणुओं के द्वारा भी अनेक प्रकार के रोग होते हैं। इसके बारे में हम लोग अच्छे से एक एक कवर करते हैं। सिंपल पहले कहा जाता है कि जल तथा आहार में उपस्थित विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। कहा जाता है कि जल तथा आहार में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग कवर करते हैं। कहा जा रहा है कि जल तथा आहार से संबंधित विषाणुओं द्वारा निम्न रोग उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि मोतिंझा या आंत ज्वर। क्या जाता है? आंत ज्वर, या इसी को मोतिंझा कहा जाता है, जिसको टाइफाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफाइड। देखिए टाइफाइड क्या होता है? इस रोग कहा जाता है कि इस रोग का रोग कारक भोजन में उपस्थित विषाणु साल्मोनेला टाइफी क्या जाता है, जो टाइफाइड फैलता है, या मोतिंझा होता है, या आंत ज्वर होता है, साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि क्या है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है, इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। इससे संबंधित संक्रमण की बात करते हैं। संक्रमण की बात करते हैं तो यह रोग संदूषित भोजन व जल एवं रोगी के मलमूत्र एवं थूक द्वारा फैलता है। कहा जाता है कि यह रोग संदूषित भोजन, जल एवं रोगी के मलमूत्र द्वारा, थूक द्वारा, कहा जाता है कि मलमूत्र एवं थूक द्वारा फैलता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के रोग से दूषित भोजन, जल एवं रोगी के मलमूत्र द्वारा तथा थूक द्वारा ये फैलता है। कहा जाता है कि इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका रहती है। कहा जाता है कि जो टाइफाइड बुखार होता है, यह मक्खियों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या कहा जाता है कि संदूषित भोजन या मलमूत्र या थूके हुए या गंदे स्थानों से क्या तो मधुमक्खियाँ वहाँ पे जाती है, तो मधुमक्खियों के मुख में या उसके शरीर में या उसके पैर में क्या होता है, उसके गंदे पदार्थ क्या होता है, हमारे खाने वाले भोज्य पदार्थों के ऊपर क्या होता है, आकर बैठते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अत ज्वर या टाइफाइड जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सिंपल से कहा जाता है कि ऐसे समय के लिए हमको आसपास क्या करना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, तमाम प्रकार के रोगों से हम क्या कहते हैं, आसानी से वंचित रह सकते हैं। अब देखिए कहा नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि ये मलमूत्र से जीवाणुओं को अपने साथ लाकर घरेलू खाद्य पदार्थों को संक्रमित कर देती है। ये विषाणु भोजन के साथ आंत में पहुंचकर आंत की भित्ति को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। कहा जा रहा है कि ये मलमूत्र से जीवाणुओं को अपने साथ लाकर घरेलू खाद्य पदार्थों को संक्रमित कर देती है। ये विषाणु भोजन के साथ आंत में पहुंचकर आंत की भित्ति को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। ठीक है, आगे देखा जा रहा है कि इसके लक्षण की बात किया जा रहा है तो रोगी के बदन तथा सिर में दर्द रहता है। कहा जा रहा है कि इसके कारण क्या बदन में दर्द तथा शरीर में दर्द होता है। इसका क्या कहता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार भी रह सकता है। कहा जाता है कि 100 से लेकर मतलब 100 से अधिक इससे बुखार भी हो सकता है। क्या 100 से अधिक? 100 से अधिक फ़ारेनहाइट में बुखार हो जाएगा। परंतु नाड़ी की गति अपेक्षाकृत धीमी रहती है। कहा जाता है कि उसमें जो नाड़ी की गति, कहा जाता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है उसकी क्या रहती है, उसकी गति धीमी होती है। लगभग 3 सप्ताह तक रहने वाले इस बुखार व सिर दर्द होता है। कहा जाता है कि यह लगभग में 3 सप्ताह तक रहने वाला क्या बुखार तथा सिर दर्द होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दूसरे सप्ताह में रोगी का बुखार असाधारण रूप से बढ़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप होठ तथा जीभ पर
पपड़ी जम जाती है। कहा जा रहा है कि इससे ग्रसित व्यक्ति से के जो होठ होते हैं तथा जीभ होते हैं इस पे पपड़ी जम जाती है। गंभीर अवस्था में आंत में ये रुधिर भी निकल जाता है। कहा जाता है कि गंभीर अवस्था में इस जिसके कारण आंत से रुधिर भी निकल जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार की बात किया जा रहा है तो मोतिंझा का परीक्षण कहा जाता है। मोतिंझा या टाइफाइड का परीक्षण विडॉल टेस्ट के से किया जाता है। कहा जाता है कि विडॉल टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है तो ये टाइफाइड की जांच के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है। शिशुओं को टीएबी का टीका लगाया जाता है। टीका क्या होता है इसमें शिशुओं में टीएबी क्या होता है टीएबी का फॉर्म देखिए क्या है टाइफाइड पैराटाइफाइड टाइफाइड ए एंड बी वैक्सीन। क्या होता है शिशुओं को टीएबी टाइफाइड पैराटाइफाइड ए एवं बी वैक्सीन का टीका लगवाना या लगवा देना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए तथा जल को उबालकर पीना चाहिए। कहा जा रहा है कि सदैव जल को हल्का सा उबालकर ही क्या करना चाहिए पीना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वायु वाहित या वायु में उपस्थित जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग। अब देखिए वायु से फैलने वाले रोगों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या जल के बारे में अब हम चलते हैं वायु के द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए रोगों के कौन से वायु के द्वारा फैलने वाले रोग की बात करते हैं तो न्यूमोनिया क्या होता है टाइफाइड के बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूमोनिया को क्या कहता है फुफ्फुस दाह कहा जाता है फुफ्फुस दाह या न्यूमोनिया। और सिंपल सा फुफ्फुस किसको कहा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि फुफ्फुस शीरा या फुफ्फुस वाहिनियाँ ये क्या होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि फुफ्फुस शब्द कहाँ पे से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अब देखिए जो निमोनिया होता है यह रोग कहा जाता है कि निमोनिया जो होता है यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। कहा जा रहा है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु द्वारा होने वाला फेफड़ों का गंभीर रोग है। कहा जा रहा है कि यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु द्वारा होने वाला फेफड़ों का गंभीर रोग होता है। नेक्स्ट संक्रमण यह सामान्यतः इन्फ्लुएंजा जैसे अन्य रोगों के संक्रमण के कारण उत्पन्न निम्न शारीरिक प्रतिरोधकता के कारण होता है। कहा जा रहा है कि यह सामान्यतः इन्फ्लुएंजा जैसे अन्य रोगों के संक्रमण के कारण उत्पन्न निम्न शारीरिक प्रतिरोधकता के कारण होता है। इस रोग का संक्रमण रोगी के थूक बर्तन खाद्य एवं जल को ग्रहण करने से फैलता है। कहा जा रहा है कि यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसके थूक से उसके खाने वाले बर्तन से तथा उसके जल को ग्रहण करने से फैलता है। इसके लक्षण की बात करते हैं हम लोग तो लक्षण में कहा जाता है कि अचानक शरीर ठंडा होना शुरू हो जाता है छाती में दर्द होता है भूरे श्लेष्म थूक के साथ खांस आता है शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाती है तथा जुखाम जैसे लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसके रोकथाम एवं उपचार की बात किया जा रहा है तो इसके रोकथाम एवं उपचार में देखा जाता है क्या है रोगी को ठंडी से बचाना चाहिए। कहा जाता है रोगी को ठंडी से बचाना चाहिए खाने में तल और सुपाच्य भोजन होना चाहिए। कहा जाता है कि इसमें खाने में क्या जाता है अच्छे प्रकार से तरल एवं सुपाच्य भोजन होना चाहिए जिसमें कहा जा रहा है कि लिक्विड और सुपाच्य ऐसे
भोज्य पदार्थ जिसका पाचन किया जाता है बहुत ही आसानी से, सिंपल से कह जैसे कि तरल भोज्य पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए तथा पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन इन सभी औषधि का भी उपयोग करना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं काली खांसी की ओर। काली खांसी क्या होती है इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। काली खांसी में देखा जाता है तो इससे संबंधी रोग कौन से होते हैं? देखिए यह रोग प्रायः छोटे बच्चों में यह रोग प्रायः छोटे बच्चों में बोर क्या होता है बोर्डीटेला क्या है बोर्डीटेला पेस्टिस जीवाणु के द्वारा या बोर्डीटेला पेस्टिस जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। यह संक्रमण वायु के द्वारा फैलता है। इसके लक्षण की बात करता है तो बच्चों को बहुत देर तक क्या जाता है ये कष्टदायी खांसी होती है। कहा जाता है कि बच्चों में ये बहुत देर तक कष्टदायक खांसी आती है तथा गला शुष्क हो जाता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि कहा जाता है कि खांसते खांसते बच्चे मल मूत्र तक त्याग देते। कहा जाता है कि इससे अधिक जब खांसी से अधिक ग्रसित व्यक्ति हो जाता है तो बच्चे कहते हैं खांसते खांसते क्या जाता है मल मूत्र तक त्याग देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो खांसी तब बंद होती है जब खांसते खांसते थोड़ा सा स्राव निकल जाता है। कहा जाता है कि जैसे खांसी कब बंद होती है जब कहा जाता है इसमें कि इससे कुछ स्राव बाहर निकल जाता है तो तब जाकर क्या जाता है खांसी क्या जाता है शांत हो जाती है या कहा जाता है कि रुकती है। अब कहा जाता है कि इसके लक्षण में हो गया सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रोकथाम एवं उपचार। इसकी रोकथाम एवं उपचार की बात किया जा रहा है। देखिए क्या है खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को कपड़े से ढक लेना चाहिए। कहा जाता है खांसते समय मुंह और नाक को कपड़े से ढक लेना चाहिए। बच्चों को समय पर डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। और कहा जा रहा है कि ठीक है आगे देखिए क्या है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तपेदिक या क्षय रोग क्या होता है क्षय रोग या टीबी रोग क्या हो जाता है या ट्यूबरकुलोसिस से क्या हो जाता है। नेक्स्ट इसको कहा जा रहा है कि यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम क्या होता है यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा फैलता है। कहा जा रहा है कि तपेदिक या क्षय रोग क्या होता है या टीबी रोग क्या होता है यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। इसके संक्रमण की बात किया जा रहा है तो संक्रमित व्यक्ति के थूकने छींकने और खांसने से संक्रमित व्यक्ति के भोजन और जल द्वारा फैलता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसके लक्षण की बात किया जा रहा है। इसके लक्षण कौन कौन से हैं वजन में कमी, खांसी आना, बुखार आना, सिर दर्द तथा रुधिर युक्त बलगम आना ये सभी काली खांसी के लक्षण होते हैं। इसके रोकथाम की बात किया जा रहा है तो इसके मुख्य रोकथाम कौन कौन से होते हैं इसके हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। तो घर के कमरे साफ सुथरे होने चाहिए। रोगी को पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए। बच्चों को बीजीजी टीका लगवाना चाहिए। कहा जाता है कि इसमें इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को बीसीजी कहा जाता है कि क्या जाता है बीसीजी बीसीजी कौन कौन से बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है देखिए बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन। कहा जाता है कि बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन क्या होता है कैलेमिटी ग्यूरिन नामक क्या था टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि
डॉक्टर की सलाह से रोगी को स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि का उपयोग कराना चाहिए। क्या कहता है, डॉक्टर की सलाह पर स्ट्रेप्टोमाइसिन या तो कहा जाता है कि आइसोनाइजिडिन, क्या कहता है, आइसोनिजिडिन नामक औषधि का उपयोग कराना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मृदा में उपस्थित जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग। अब देखिए, मृदा के द्वारा फैलने वाला रोग हम लोग देखिए वायु के द्वारा पढ़े, जल के द्वारा पढ़े, अब हम पढ़ते हैं मृदा के द्वारा फैलने वाला रोग कौन कौन से होते हैं। देखिए कहा जा रहा है इसमें इसमें धनुस्तंभ को कहा जाता है, इसी को टेनानस, क्या टेनानस या लॉकजॉ या धनुस्तंभ कहा जाता है। अब देखिए कहा जाता है यह रोगजनक ब्लास्टुडियम टिटेनी जीवाणु के द्वारा फैलता है। ब्लास्टुडियम टिटेनी जीवाणु के द्वारा धनुस्तंभ नामक रोग फैलता है। इसके संक्रमण यह जीवाणु प्रायः त्वचा में लगे घावों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। कहा जाता है कि त्वचा में लगे या त्वचा के कटे पीटे भागों से क्या होता है, ये शरीर में प्रवेश करता है। इसके लक्षण की बात कहा जाता है, इसमें संपूर्ण शरीर के जोड़ों में दर्द होता है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। अधिकतर दर्द जबड़े और गर्दन में होता है। कहा जाता है कि अधिकतर जो होता है जबड़े में दर्द तथा गर्दन में दर्द होता है। इसके रोकथाम एवं उपचार की बात किया जा रहा है तो कौन कौन से होते हैं। रोगी को तुरंत लक्षण दिखते हैं टिटेनस एंटीटॉक्सिक या टॉक्सिक का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। कहा जाता है कि इससे ग्रसित व्यक्ति को सबसे पहले जिस अंग में कटा पीटा भाग होता है उसमें सब तुरंत क्या होता है, उसको टिटेनस या एंटीटॉक्सिक का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। टिटेनस एंटीटॉक्सिक का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। बच्चों को टिटेनस से बचाव के लिए क्या डिप्ट या ट्रिपल एंटीजन या ट्रिपल वैक्सीन प्रत्येक 3 माह के अंतराल में लगवानी चाहिए। इस प्रकार से क्या कुछ हमारे शरीर में होने वाले रोगों के बारे में अच्छे से कवर करते हैं। आप देखिए कहा जा रहा है कि प्रोटोजोआ जनित रोग, क्या वायरस से हो गया या कहा जाए कि जीवाणु से हो गया, विषाणु से। अब हम चलते हैं प्रोटोजोवन से होने वाले रोग के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि देखिए प्रोटोजोआ क्या होता है। देखिए प्रोटोजोआ के द्वारा या कहा जाता है कि लगभग 30 से अधिक प्रोटोजोआ